हेलो बच्चों। सो फाइनली अब हम क्लास 7 का पहला चैप्टर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, कई बार बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को लेकर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन दूर करेंगे। ब्रीथिंग अलग होती है, रेस्पिरेशन एकदम अलग होती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन होना भी सही है। अगर आप हमेशा रटते आए हो, आपको रटाने वाले टीचर्स मिले हैं, तो रटना तो तय है और रटने से हमेशा बंटा धार होता है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तब तब तो आपको सब क्लियर होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि समझ के पढ़ने से कितना दिमाग चलता है और कैसे समझ में आता है। तो बेटा, चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक करेक्टर है, याद होगा आपको, दो कैरेक्टर्स एक्चुअली, एक भूजो और एक पहेली। यहाँ पर कैरेक्टर जो आता है वो है भूजो। भूजो अपने दादाजी को लेने गया होता है, उसके दादाजी कहीं घूमी घूमी कर करके आ रहे होते हैं। अब घूमी करके जो आ रहे होते हैं, भूजो उनको लेने जाता है, तो वो एक्चुअली लेट जाता है, तो दौड़ते हुए जाता है। और जब दौड़ते हुए जाता है और अपने दादाजी के पास पहुंचता है, तो वहां पर वो एकदम तेज ब्रीथ करने लगता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हाफी लेना, हाफने लगता है। ठीक है, बहुत तेज से ब्रीथ करने लगता है। तो आके वहां पर भूजा के दिमाग में सवाल आता है, ठीक है, व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। ठीक है, ये अपना भूजो है। ठीक है, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, ओके। ये मुझे दिमाग में सवाल आता है कि भैया यहाँ पर अगर मैं तेज दौड़, मतलब मैं तेज दौड़ रहा हूँ, तो आखिर सांस मेरी तेज क्यों होती है? ऐसा क्या फैक्ट है? तो चलो आओ उसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, कुछ और पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको याद हो कि हम सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से। ठीक है, और पूरी स्टोरी कई बच्चों को नहीं पता, आपको पता है वैसे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? तो ये थोड़ी बहुत बात करते हैं, डिटेल में नहीं, थोड़ी बहुत बात करते हैं अपन यहाँ पर। कि मैं आपको बोलता हूँ, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सभी सेल्स से बने हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं। लेकिन उससे पहले की कहानी, एकदम पहले की कहानी बताता हूँ बेटा। ठीक है, तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपको 8th क्लास में आएगा, थोड़ा भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। अगर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आ जाएगा। बस ध्यान से जाइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एटम। ठीक है, एटम मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स का मतलब है ऐसी चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऐसी चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस, गोल्गी, apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब छोटी छोटी चीजें जो सेल्स के अंदर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाए? एटम। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाए? सेल ऑर्गेनिल्स। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक सिंगल सेल। और बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हमारा माउथ एक ऑर्गन है, हमारा ईसोफेगस जो फूड पाइप होती है वो एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑर्गन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। और ये सब माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब बहुत से ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? कंप्लीट बॉडी। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब मिलके क्या बना रहा है? कंप्लीट बॉडी। सो इस तरीके से ये आपको पूरा याद होना चाहिए, 8 तक तो हो ही जाना चाहिए बेटा, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बना एटम, एटम से मिलके बना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेन्स, सेल ऑर्गेन्स से बेटा यहाँ पर सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से बेटा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी। ठीक है, यहां तक आ गए। तो चलिए यहां पर बस समझते हैं, जैसे कि हर सेल को बेटा कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। इवनली आपको बता दूं, अगर सेल को रिप्रोड्यूस करना है तो एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी निकालनी है खाने से। अपन खाना खाते हैं किसके लिए? सर टेस्ट के लिए। अरे टेस्ट के लिए नहीं बबुआ, खाने बेटा एनर्जी के लिए खाते हैं। टेस्ट तो अलग बात है। ठीक है, टेस्ट सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज क्या है? एनर्जी। एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, तो एनर्जी निकालना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी निकालने के लिए भी थोड़ी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। लेकिन हाँ, हम 2 एनर्जी यूज करके 10 एनर्जी निकालेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, हमको एक्सक्रीशन यानी वेस्ट को निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए हमको बेटा, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए बेटा हम किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे। और फूड से एनर्जी निकाला जाता है। अब एक बात समझना, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क। ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन के एक्चुअली 5 स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या है? खाने से एनर्जी निकालना। चलो थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। कभी आप लोग ये देखे हो कि दो इंसान है, दोनों सेम टाइम का खाना खा रहे हैं, लेकिन एक हेल्थी है और एक अनहेल्थी है, एक वीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बात ये है बेटा, जो इंसान हेल्थी है उसकी बॉडी उस खाने से एनर्जी अच्छे से निकाल पा रही है, और जो थोड़ा वीक है उसकी बॉडी उस खाने से अच्छे से एनर्जी नहीं निकाल पा रही। ऐसा क्यों? खाने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मैंने क्या बोला? खाना सेम है मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन बात यह है कि एक इंसान है, उसके अंदर विटामिन डी और ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा क्यों सर? अभी क्या हो रहा है एक बात समझो। खाने से एनर्जी निकालने के लिए बॉडी को दो चीजें चाहिए, एक विटामिन डी और एक ऑक्सीजन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? खाने से एनर्जी निकालने के लिए बॉडी को दो चीजें जरूरी है, एक है विटामिन डी और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, विटामिन डी एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन ये आते हैं कि अगर मैं आपको एक इंसान को मानो, चलो एक इंसान को खूब काजू बादाम खिला दे, ठीक है, खूब काजू बादाम किशमिश खिला दे, ड्राई फ्रूट्स खिला दे, फ्रूट्स खिला दे, जूसेस पिला दे, ठीक है, लेकिन उसके बॉडी से ऑक्सीजन का लेवल और विटामिन डी का लेवल कम कर ले, क्या उसको वो खाना लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए हम बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि हमको सुबह की धूप लेनी चाहिए। क्यों? सुबह की धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी। और हमको सुबह सुबह की ऑक्सीजन लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह को एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है कि ज्यादा? बहुत ज्यादा होता है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है, सुबह को 4 से 5 बजे के आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। इसीलिए गांव के लोग सूखी रोटी खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, इतना अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी वो सनलाइट में काम करते हैं, उनको विटामिन डी मिलता है और वो सुबह सुबह जब करते हैं उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। वहां पर प्लांट्स के आसपास जंगल, थोड़ा मतलब गांव देहात में ट्रीज वैसे ज्यादा रहता है, वहां पर ऑक्सीजन के आसपास रहते हैं तो ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलता है। इसी वजह से जो वो खाना खा रहे हैं उसी से एनर्जी निकाली जाती है एकदम अच्छे से। तो अब आप समझ गए रेस्पिरेशन क्या है? मतलब खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस। और ब्रीथिंग का मतलब क्या है बेटा? मतलब सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना। सो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा के लास्ट। हाँ बच्चों, सो आई होप कि अब आप लोगों को ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ में आ गया होगा। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है कि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का पार्ट है कि दोनों सेम सेम है? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, कौन सा पार्ट? सबसे पहला पार्ट। तो अपन चलिए थोड़ा सा रेस्पिरेशन को देखते हैं। ये आपको याद होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने एटम्स, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेन्स, और सेल ऑर्गेन्स से सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरी कंप्लीट एक बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? ब्रीथिंग। मैंने क्या बताया था? रेस्पिरेशन का मतलब है खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस। ओके, ठीक है। अब मान लो खाना तो हमारे अंदर चले गया, हमने खाना खा लिया है। अब उस खाने से एनर्जी निकालने के लिए हमको चाहिए दो चीज, विटामिन डी और ऑक्सीजन। अब विटामिन डी हमारे बॉडी पहले से ही स्टोर रहता है। अब चाहिए हमको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम बहुत अमाउंट में स्टोर नहीं कर सकते, हम लगातार एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले क्या होगा? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनहेलेशन। और जब जाएगा तो एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथिंग हो रही है, मतलब हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसलिए एनसीईआरटी की शुरुआत में एयर बोलता है, ऑक्सीजन नहीं, एयर। क्यों? इन ब्रीथिंग एयर कम्स इन एंड एयर गोज आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, अब एयर क्यों बोल रही है? क्योंकि एयर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और छोटे मोटे कुछ और गैसेस हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? देखो, अब होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब गैस का एक्सचेंज। लिख लेना बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब लिख लीजिएगा, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब कैसे गैसियस एक्सचेंज? मान लो ये कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे में अपन क्या करते हैं? वहां पर 100 लोगों को भर देते हैं। अब कुछ और पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं। कुछ टाइम में इस कमरे में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? ऑक्सीजन कम और CO2 का अमाउंट ज्यादा, क्योंकि हम क्या छोड़ते हैं? हम CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम खिड़की खोलेंगे तो बाहर से ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर आएगा, और अंदर से CO2 क्या होगा? बाहर जाएगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो सबसे पहले रेस्पिरेशन पहला स्टेप क्या हुआ बेटा? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद डिफ्यूजन। ठीक है, सांस अंदर आई, हवा अंदर आई, एयर अंदर आई। उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा? यहाँ पर लंग्स, ठीक है, लंग्स तक एयर आ चुकी है। अब लंग्स के आसपास क्या है? ब्लड। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड में कूदेगा कौन? ऑक्सीजन। और ब्लड से वापस लंग्स में आएगा कौन? CO2।
ठीक है, पूरी जगह से पूरे बॉडी से ब्लड में CO2 को इकट्ठा करके लाया है। क्यों? CO2 अब हमारे काम का नहीं है, हमारे बॉडी में CO2 बनता है लेकिन अब वो काम का हमारे लिए नहीं है, वो प्लांट्स के काम का है। तो पूरे बॉडी से ब्लड CO2 को लेकर आती है, लंग्स के पास लेकर आती है, लंग्स में होता है डिफ्यूजन, मतलब लंग्स में जो एयर आई है अभी इन्वायरमेंट से बाहर से, उस एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कूदेगी कहां पर? ब्लड में, और ब्लड से CO2 कूदेगा कहां? लंग्स में। ठीक है, अब तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो ब्लड अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरा घूमेगा और हर सेल्स के पास वो ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, तो तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पूरा ब्लड घूमेगा पूरे बॉडी में। उसका चौथा है बेटा डिफ्यूजन, मतलब पूरे बॉडी में जो ये ब्लड घूम रहा है इधर से उधर, अब जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा वो उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन लेते साथ क्या करेगा? CO2 उसको दे देगा। ये साथ में चलते हैं, ऑक्सीजन लेना CO2 देना। ठीक है, तो दोनों जगह डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और दोनों जगह क्या होगा? ऑक्सीजन लिया जाएगा, CO2 दिया जाएगा, लेकिन किसमें? कहां पर? इस जगह पर डिफ्यूजन जो हो रहा है, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, और यहां पर हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। अब उस सेल में ऑक्सीजन आ चुका है, अब वो क्या करेगी? सेल उस ऑक्सीजन का विटामिन डी का यूज करके उस खाने से एनर्जी निकाल लेगी। एनी डाउट? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अब इस कंप्लीट को अपन बोलेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप। सबसे पहले ब्रीथिंग, मतलब एयर के अंदर आना, जिसको अपन बोलेंगे इनहेलेशन, और कुछ टाइम के बाद एयर का बाहर जाना, जिसको बोलेंगे अपन एक्सहेलेशन। उसके बाद क्या होगा? एयर जो आई है लंग्स में, अब उस एयर में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कूदेगा कहां? ब्लड में, और ब्लड से CO2 कूदेगा वापस लंग्स में, इसको कहेंगे अपन डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड पॉइंट जो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड का होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ अपन आते हैं फिर से डिफ्यूजन, लेकिन अब किसके बीच में है? बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ठीक है, जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो उस ब्लड से सेल ले लेगा और बदले में CO2 उसको दे देगा। ठीक है, और लास्ट में आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब वो प्रोसेस जिसमें वो ब्लड सॉरी वो सेल क्या करेगा? उस ऑक्सीजन का यूज करके विटामिन डी के साथ खाने से एनर्जी निकाल लेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट अपन समझ चुके हैं कि पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में क्या फर्क होता है, हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होने के बाद पढ़ाई आगे के चैप्टर बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, समझ के पढ़ने की वजह से। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि हर काम की एनर्जी चाहिए, इवनली एनर्जी निकालने के लिए भी हमको थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। अरे यहाँ पर आप जब कुछ बिजली प्रोड्यूस करते हो थोड़ी बहुत उसमें तो बिजली लगती है ना बेटा। ठीक है, बस इतना समझ लो। तो खान अपन जब सोते हैं तो भी अपन को एनर्जी चाहिए। हाँ, एनर्जी चाहिए, अपन का दिमाग काम करता है। अरे सपने देखते होगे, नहीं भी देखते हो किसी दिन, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो चलता है ना, कोई जगह आता है, मतलब दिमाग थोड़ा कुछ कुछ जगह तो पार्ट एक्टिव है ना, क्योंकि जब दिमाग पूरी तरीके से इनएक्टिव होगा, मतलब डेड डेड पर्सन में बेटा एनर्जी नहीं बनता। ठीक है, और एनर्जी नहीं रखता। लेकिन एक लिविंग अगर वो है तो लिविंग पर्सन में अगर वो सो भी रहा है तो एनर्जी लगेगा। हाँ, कम लगेगा। मैं मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और अभी मैं कस कस के दौड़ने लगूंगा तो एनर्जी और ज्यादा लगेगा। तो एनर्जी तो हमेशा लगेगी, जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसको एनर्जी लगता है, लेकिन हाँ कभी कम तो कभी ज्यादा। अब ये बताओ, जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो अब वही वापस आते हैं अपन क्वेश्चन पे कि भूजो जो पूछा था कि आखिर दौड़ने की वजह से मेरी हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट क्यों तेज हो गई। तो अब यहाँ पर अपन समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो ये बताओ, यहाँ पर भूजो क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। ठीक है सर, रनिंग करने की वजह से उसको, उसके बॉडी को जो एनर्जी का अमाउंट है वो कम चाहिए कि ज्यादा? ठीक है, ज्यादा चाहिए। ठीक है, ज्यादा चाहिए। ओके, अमाउंट चाहिए ज्यादा। अगर एनर्जी का अमाउंट चाहिए ज्यादा तो ज्यादा ज्यादा खाने से हमको एनर्जी निकालना है, और ज्यादा ज्यादा खाने से एनर्जी निकालना है तो हमको चाहिए दो चीजें, एक विटामिन डी और एक ऑक्सीजन। देखो विटामिन डी तो तुरंत नहीं ले सकते, विटामिन डी पहले से बन के रखा रहता है। ठीक है, और अगर नहीं बना तो दिक्कत होगी। तो विटामिन डी पहले से रखा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर रनिंग कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए ज्यादा, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी क्या चाहिए होगा बेटा? ज्यादा की कम? ज्यादा। और अगर ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा तो ब्रीथिंग रेट भी क्या होगी? ज्यादा। जितना तेज ब्रीथिंग रेट होगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा, उतनी जल्दी ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। तो होप आपको इतना यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर अपन थोड़े और नेक्स्ट थ्योरी में आते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन और नोट्स प्लीज कंप्लीट करते रहिए। अब बच्चों समझ के पढ़ाई करो। ठीक है, अपन समझ के पढ़ाई करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज शेयर करते रहिए इस वीडियो को। ओके, थैंक यू। सो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसके फटाफट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये नोट्स आप साथ में कॉपी में लिखते जाइएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इन
आफ्टर 2022 मतलब 2023 में, तो अब तक मैंने इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, उसके प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि अपन को लिखना नहीं है यार, अपन को समझना है, ठीक है, बस समझना है। नोट्स तो सब बनाते हैं अपन को, ठीक है, नोट्स बनाते जाना है। अभी अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए, कभी जब कभी आप अगर रहेगा नोट्स तो आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन नोट्स होने चाहिए। तो आज के लिए प्लीज मत छोड़िएगा। तो फटाफट देखते हैं बेटा, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, याद है ना मैंने आपको क्या बोला था कि हर काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को इवन सोते टाइम भी एनर्जी चाहिए, हर सेल को सोते टाइम भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, भले कम अमाउंट में लेकिन एनर्जी चाहिए। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी से, एक्सक्रीशन कहलाता है। सेल नीड्स एनर्जी, सेल को एनर्जी चाहिए। इवन वाइल ईटिंग, ठीक है, खाना खा रहे हैं, अरे हम खाना खा रहे चबा रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या मूवमेंट की एनर्जी चाहिए? बिल्कुल एनर्जी चाहिए, ठीक है। एंड और स्लीपिंग, ईटिंग और स्लीपिंग वी नीड एनर्जी, हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी इन इट, फूड के पास क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी होता है, ठीक है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब कब रिलीज होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो हम बात करते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन जितना होगा उतनी एनर्जी निकाली जाएगी, जितना अच्छा रेस्पिरेशन होगा उतनी एनर्जी निकाली जाएगी। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर एनर्जी होती है फूड में, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम निकालते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग द एयर वी इनहेल, जो हम एयर लेते हैं, क्या उसमें O2 है? हाँ। और CO2 है? हाँ। नाइट्रोजन है? हाँ। लेकिन O2 ज्यादा है कि CO2? O2 ज्यादा है। और जब हम एयर को रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है, तब क्या होता है? तब CO2 ज्यादा होता है। जब हम अंदर लेते हैं एयर को तब O2 ज्यादा होती है उस एयर में, और जब हम बाहर निकालते हैं उस एयर को, उस एयर में CO2 ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि हम CO2 रिलीज करते हैं। सो ड्यूरिंग ब्रीथिंग द एयर वी इनहेल इज रिच इन O2 एंड द एयर वी एक्सहेल इज रिच इन CO2। एनी डाउट? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन बनाते हैं बेटा। The O2 is transported to each cell with the help of blood। मैंने बताया था किसके हेल्प से जाता है बेटा? पूरे सेल के पास ब्लड की हेल्प से। यहाँ पर बीच कुछ चीजें एनसीईआरटी ने अभी आपके क्लास में नहीं बताई है, जो आपको 9th क्लास में थोड़ा अच्छे से बताएगा। जो पांचों स्टेप्स है, ठीक है, सबसे पहले याद है ना 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप कौन सा था? ब्रीथिंग। उसके बाद फिर डिफ्यूजन, फिर थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फिर फोर्थ फिर से डिफ्यूजन, और फिर आता है अपन सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर एनसीईआरटी ने बस मेनली क्या बात किया? सबसे पहले वाला स्टेप ब्रीथिंग का, और लास्ट में डायरेक्टली बीच में बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, लास्ट में आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। So the oxygen is transported to each cell with the help of blood, ठीक है। In each cell, हर सेल में this oxygen is used with the विटामिन डी के साथ to take out energy from food, फूड से एनर्जी निकालने के लिए, and this process is called as cellular respiration, okay। Each cell uses glucose to make ATP। अच्छा, एक बात बताता हूँ, लास्ट टाइम इससे मैं लिखा है थोड़ा समझाने के लिए, आप कुछ भी खाना खा लो, ठीक है, कुछ भी खाना खा लो, बस ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि एक इंसान अगर बेहोश हो रहा है, हम उसको ग्लूकोज घोल के पिलाएंगे कि काजू बादाम किशमिश या अंजीर खिलाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है, काजू बादाम किशमिश ड्राई नट्स में, अंजीर में बहुत ताकत होती है, अनार में बहुत ताकत होती है, हम उसको वो खिलाएंगे, हम उसको ग्लूकोज पिलाएंगे। ग्लूकोज घोल के पिलाएंगे या खाना खिलाएंगे? ग्लूकोज घोल के पिलाएंगे। क्यों? एक बात समझना, हम कुछ भी खाना खा ले, मान लो, हम ये मान लो, ठीक है, हमने कोई फूड खाया, अब ये फूड कुछ भी हो सकता है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, इडली, डोसा, समोसा, सब भूख लगने लगी, सब बातें ना करो, चलो ठीक है, नॉर्मल खाने की बात करते हैं, ठीक है, दाल चावल ये सब, या फिर आप फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, कुछ मतलब कुछ भी आप खाना खाओगे, पूरी बॉडी सबसे पहले इसको क्या करेगी? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, और सबसे पहले तोड़ेगी, किसमें कन्वर्ट करेगी? इसको ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में, और फिर जाके इस ग्लूकोज से क्या बनाएगी? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोले तो एटीपी, ठीक है। हाँ, मतलब देखो, आप कुछ भी खाना खा लो, इस तो उस खाने को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज में, और उसका एनर्जी बनाया जाएगा। पूरे सेल्स, पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करो, पूरे ह्यूमन बॉडी में सभी सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं फॉर एनर्जी। मतलब कुछ भी खाना खाओ, वो ग्लूकोज में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको आगे वो यूज करेंगे, एक्सेप्ट वन सेल, और उस सेल का नाम है स्पर्म सेल। इसलिए नीट का क्वेश्चन आ चुका है कि क्या कोई फीमेल में ऐसी सेल है जो ग्लूकोज के अलावा कुछ चीज यूज करती है एनर्जी के लिए? नहीं, क्योंकि स्पर्म सिर्फ ऐसे सेल्स हैं ह्यूमन में जो ग्लूकोज के अलावा दूसरी चीज यूज करते हैं, उसका नाम फ्रक्टोज है, लेकिन अभी हमें टॉपिक में नहीं है। तो अच्छा, यानी स्पर्म्स बनते हैं किसमें? मेल में। तो सिर्फ और सिर्फ मेल ही ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोज के अलावा कुछ और चीज यूज हो सकती है बेटा, इसलिए एनर्जी के लिए। लेकिन
हाँ बेटा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है, तो मैं क्या बता था, हम कुछ भी खाना खाएं, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर वो किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। अब मान लीजिए कोई इंसान बेहोश हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, हाँ, क्योंकि बेहोश क्यों हो रहा है, अनकॉन्शियस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी का लेवल डाउन हो चुका है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, इसलिए बॉडी उसकी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब उसके उसको अगर हम कुछ भी खा देंगे, पॉमीग्रेनेट, ड्राई फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स, ठीक है, उस पर अच्छे खाने, ठीक है, अंजीर, ये सब कुछ भी देंगे, लेकिन उसको क्या करेगा, पहले बॉडी उस फूड को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से एनर्जी में। लेकिन अगर हमको तुरंत उसको एनर्जी चाहिए क्योंकि वो बेहोश हो रहा है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ग्लूकोज उसको देंगे घोल के, ताकि ब्लड में डायरेक्टली क्या जाए, ग्लूकोज। अरे फूड से भी ग्लूकोज बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा ना, वो टाइम गैप कम करना है, और इस खाने से भी एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, वैसे एनर्जी कम होता है, ठीक है, तो हमको वैसे ऑलरेडी एनर्जी चाहिए, ठीक है, अब एनर्जी वैसे ही कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ग्लूकोज उसको घोल के देते हैं कि तुरंत उसको चक्कर मारना बंद कर दे। सो इसलिए बेटा हमारे यहाँ पे लिखा है कि ईच सेल, हर सेल, मैं बता दिया ना, एक एक्सेप्शन है इसमें, कौन है, स्पर्म सेल्स, ठीक है, यानी फीमेल में ऐसा कोई सेल नहीं है जो ग्लूकोज के अलावा कुछ चीज यूज करता है, लेकिन मेल में एक एक्सेप्शन है, मतलब स्पर्म्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, वो ग्लूकोज के अलावा कुछ और चीज यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर लेकिन बाकी सेल की बात की जाए, ठीक है, एक्सेप्शन अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें नहीं है, 8 में आपके, ईच सेल यूजेस ग्लूकोज टू मेक एटीपी, हर सेल किसका यूज करेगा, ग्लूकोज का यूज करेगा एटीपी बनाने के लिए, एटीपी बोले तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब एटीपी, ठीक है, हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अगर फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है कोई बात नहीं, 8 में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ ही टाइम में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। हाँ बच्चों, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों वैसे आप तो ये सिलसिला सब पढ़ चुके होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब जो रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या, एनर्जी निकालने की कोशिश किसमें हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अरे सर पूरे समय से आप समझा रहे हो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अभी क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं कर रहा हूं, हमको एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और विटामिन डी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ईस्ट। लेकिन अपनी बात की जाए, क्या ह्यूमंस बिना ऑक्सीजन के एनर्जी निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एक्सेप्शन अभी की बात नहीं करेंगे, वो 9th में आएगा, ठीक है, एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि वो एक दो जगह बस ऐसा होता है कि जहां पर बिना ऑक्सीजन के एनर्जी निकल जाती है, लेकिन एक दो जगह, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शन है, वो अपन 9th पे बात करेंगे। अभी इधर आते हैं, अपन यहाँ पर तीन चीजें बात करेंगे बेटा, कि एनर्जी जो निकल रही है, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, तीन कंडीशन में, ऑक्सीजन है और खूब सारा है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और ऑक्सीजन है लेकिन कम है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीन पॉइंट्स, ऑक्सीजन है और खूब सारा है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और ऑक्सीजन है लेकिन अमाउंट में कम है। तो देखते हैं यहाँ पर फटाफट, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, अभी याद है ना बेटा, हर सेल को क्या चाहिए एनर्जी निकालने के लिए, ग्लूकोज, एक्सेप्ट स्पर्म जिसको चाहिए फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, ओके सर, C6H12O6। अब उसके बाद यहाँ पर इसके तीन रास्ते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर हमने क्या किया, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, टिक कर दिया मैंने, और अगर है तो इसका अमाउंट कम है कि ज्यादा, ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इससे यहाँ पर मैंने इंक्रीजिंग का अमाउंट बनाया, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है और बहुत ज्यादा है। अब इस टाइम पे क्या निकलेगा, एनर्जी। सबसे पहले याद रखना, पूरी प्रोसेस तो एनर्जी के लिए हो रहा है ना मेरा बच्चा, ठीक है मेरे बेटे, पूरी प्रोसेस किस लिए हो रही है, एनर्जी के लिए हो रही है बेटा, ठीक है। तो बेटा एनर्जी के साथ साथ और क्या निकलते हैं वो बात है, ठीक है, एनर्जी तो देखो हर जगह एनर्जी दिखेगी आपको, कुछ भी प्रोसेस हो एनर्जी निकलेगी निकलेगी, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रोसेस किस लिए है, एनर्जी के लिए ही है, पूरा खेल एनर्जी के लिए है। लेकिन बात यह है कहीं पर एनर्जी कम निकलेगी, कहीं पर ज्यादा, किसमें ज्यादा, एरोबिक में। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है एनर्जी खूब निकलती है, और जब ऑक्सीजन का कमी होती है या एक्सेस होता है तब एनर्जी कम निकलती है। सो यहाँ पर जब ऑक्सीजन खूब सारा है तो एनर्जी निकलेगी, उसके साथ CO2 निकलेगा। अरे अपन ऑक्सीजन लेके CO2 देते हैं ना, तो समझ जाओ उसी प्रोसेस में तो CO2 बन रहा है, ऑक्सीजन दिया CO2 दिया, ठीक है, CO2 और H2O और हीट। जैसे अपन दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, दौड़ने की वजह से एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, एनर्जी खूब बनती है। अब उस एनर्जी बनने की वजह से हीट निकल रही है, इसलिए बॉडी गर्म हो जाती है दौड़ने की वजह से या फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, खूब सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका रेस्पिरेशन होता है, तो एनर्जी निकलती है खूब सारी, CO2 निकलता है,
H2O निकलता है और हीट निकलता है। लास्ट में अब अपन यहाँ पर आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तो एनर्जी निकलेगी। अरे बड़ी बात है, पूरी प्रोसेस है एनर्जी के लिए, लेकिन उसके साथ क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एक टाइप का एसिड होता है, ठीक है। अब ये क्या है, क्या ये बॉडी को जला देगा, अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं जला देगा, ठीक है, एसिड है लेकिन कम अमाउंट का एसिड है, लेकिन बात ये है ये एसिड हमारे मसल्स में जाके क्रैम्पिंग पैदा करता है। क्रैम्प्स मतलब नस चढ़ जाएगी, नहीं होते, नस खिंचा गई, नस चढ़ गई, ठीक है, नस खिंचा गई, ये इसी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ यही लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है, क्रैम्प्स, इसीलिए बेटा। अच्छा ये कहाँ पर होता है, ये एनारोबिक लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला कहाँ पर, मसल्स में, ठीक है, इन आवर मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स में होता है। क्या होता है, जब हम खूब दौड़ रहे होते हैं, खूब दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, तो एनर्जी का अमाउंट कम चाहिए कि ज्यादा, ज्यादा। अब यहाँ पर मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, तो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा। अब हम लगातार दौड़ रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा आता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। तो बच्चों अब हम इस टॉपिक के लास्ट क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हमने थोड़ा सी बात की थी ईस्ट के बारे में, याद है ना, ईस्ट कैसे था, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सी कैटेगरी में, फंगस में, बहुत से कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर फंगस होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे, अभी आपका टॉपिक नहीं है। बात ये है कि जो ईस्ट होता है क्या होता है बेटा, सिंगल सेल फंगी। यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा है आप ईस्ट फंगस बोल रहे हो, अरे फंगस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो होते हैं ना बेटा। सो ईस्ट, ठीक है, ईस्ट सिंगल सेल फंगस होता है। अब ईस्ट कैसा रेस्पिरेशन करता है हमको पता है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा कि कम होगा, बताओ बेटा फटाफट, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा ही नहीं। तो अब अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उसके टोटल एक्सेस मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या एनर्जी बढ़ेगा, हाँ पूरा खेला एनर्जी के लिए तो, हाँ, लेकिन उसके साथ क्या बनेगा, एल्कोहल। और एल्कोहल जब बनेगा, हमने क्या किया, उसको यूज किया किसमें, यूज इन मेकिंग बियर एंड अदर ड्रिंक्स को बनाने में, बीवरेजेस बनाने में हमने उसको यूज किया। तो एक्चुअली क्या करते हैं, स्टोरी बता देता हूँ, 9th क्लास के में आपके में अभी तो नहीं है, 9th तो पढ़ना ही पड़ेगा, 10th तक तो बायो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, तो मजबूरी है बेटा। वैसे चीज बताऊं, एक बार बस 2 से 3 चैप्टर अगर आप बायो को समझ के पढ़ोगे ना, इतना बायो इजी लगेगा, बायो सबसे इजी है, सबसे इजी, ठीक है, इसीलिए क्यों, क्योंकि बायो बच्चे समझ ही नहीं पड़ते हैं, बस रख लेते हैं, और बैठोगे तब तो कोई भी चीज मुश्किल लगेगी। तो इधर आते हैं बेटा वापस टॉपिक पर कि अब यहाँ पर बियर और अल्कोहल बनाने में यूज होता है। क्या होता है, अपन एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उस कंटेनर में अपन ग्रेप्स का जूस डाल दिए, मान ले कोई भी फ्रूट जूस, स्पेशली ग्रेप के जूस से अल्कोहल बनता है। अपन एक कंटेनर लिया, डब्बा लिया बड़ा सा, उसमें ग्रेप्स का जूस डाल दिया। अब उसमें हमने क्या डाल दिया है बेटा, एक फंगस ईस्ट को हमने डाल दिया है। अब ये ईस्ट क्या करेगा, उस ग्लूकोज, सॉरी, उस जो ग्रेप्स का जो जूस है, क्या उसमें एनर्जी है, हाँ, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, मतलब उसमें से उस फूड से ग्लूकोज लेगा, और उस ग्लूकोज से क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ रहे हो, अरे अंगूर के जूस में तो एनर्जी है ना, स्टोर्ड एनर्जी है ना, तो उस स्टोर्ड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज से अपने लिए एनर्जी निकालेगा। उसको अल्कोहल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने लिए एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है, बस जो एनर्जी निकाल रहा है किस मेथड से, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें से क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें ग्रेप जूस डाला, उस ग्रेप जूस में स्टोर्ड फूड, अब उसमें ईस्ट डाला, ईस्ट उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज से करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और जब अल्कोहल बनेगा तो वो अल्कोहल हमारे काम में आएगा, ठीक है। चलो गलत बात है वैसे अल्कोहल ड्रिंक्स पीना। चलो अब अपन इधर आते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मसल। अपन ने बात किया था मसल्स में कुछ क्रैम्पिंग के बारे में, याद है ना, मसल्स में क्रैम्पिंग कब होता है, जब ऑक्सीजन होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। ये बताओ क्या हमेशा ऑक्सीजन की कमी होगी, नहीं, शुरुआत में ऑक्सीजन होता है, जब बहुत टाइम के बाद हम एक्सरसाइज लगातार करते रहते हैं तब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ मसल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया, मान लो स्टार्टेड एक्सरसाइज किसी भी टाइप का, ठीक है, कूदना फाड़ना, ठीक है, दौड़ा दाड़ी कुछ भी, मतलब ठीक है, तो हमने बस एक्सरसाइज शुरू किया। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्टली मसल्स के पास के शुरुआत में ऑक्सीजन होता है, हाँ, मसल रिस्पायर एरोबिकली, ठीक है, मसल कैसे रिस्पायर करना है, एरोबिकली, मतलब उनके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल गोस डाउन की इंक्रीज डाउन, कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, ऑक्सीजन लेवल गोस डाउन।
नाउ मसल स्टार्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होगा बेटा, अब मसल क्या स्टार्ट करेंगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन टू फुलफिल एनर्जी डिमांड। अब एनर्जी तो चाहिए किसी भी तरह, तो अब बोलेंगे ठीक है भैया कम ऑक्सीजन है उसी में काम चला के किसी तरह करो, तो इस चक्कर में क्या होगा, एनर्जी तो बनेगा हाँ, लेकिन इसके साथ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड जो हार्मफुल होता है। ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद एनर्जी, ऑल्सो प्रोड्यूस विद एनर्जी, ठीक है। और लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है, मसल क्रैम्प, ठीक है, मसल क्रैम्प कॉज करता है, मतलब जो अपन नहीं बोलते नस खिंचा जाना वही होता है। कैसे बचा जा सकता है, और उसको भी फटाफट देख लेते हैं, ऐसे थोड़ी सी बात करती है अपन भी बात कर लेते हैं। हॉट वाटर बाथ और मसाज, ठीक है, गर्म पानी से नहाना या मसाज करना उस जगह पर मसल्स में क्या प्रिवेंट कर सकता है, प्रिवेंट मसल क्रैम्पिंग। कैसे, स्टोरी समझते हैं इसकी भी। एक्चुअली क्या होता है, गर्म पानी जो हॉट वाटर होता है वो आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, इसलिए वो थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा हल्का सा कुनकुना पानी से नहाना चाहिए। गर्मी में भी, गर्मी में कुनकुना नहीं मतलब ठंडे पानी से नहीं, कई लोग करते हैं बेटा, ठीक है, कई लोग थोड़ा बर्फ डाल देते हैं, नमूने लोग, ठीक है, बचपन में नमूने लोग बर्फ डाल देते, कुछ होते हैं पोंगे, वो गलती नहीं करनी, खासकर लड़के, हम भी करते थे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा उससे क्या दिक्कत होती है, तो हल्का सा मतलब कुनकुना रहे और ठंडी में तो थोड़ा गर्म ही रहे, ठीक है। हॉट वाटर से क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। सो हॉट वाटर बाथ और मसाज, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हर मसल्स के पास ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई इन मसल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज इन मसल्स, ठीक है। देखो हमने गर्म पानी से नहाया या मसाज किया तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हुआ, कहां पर, मसल्स पे, और उसकी वजह से अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जब जो लैक्टिक एसिड होता है ना जो मसल्स में पड़ा हुआ है, वो लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 या H2O में। अब देखो नाउ इन प्रेजेंस, प्रेजेंस ठीक है, इन प्रेजेंस लिखा हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का, किसमें किसमें, CO2 में और H2O में, और CO2 H2O हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब देखो हॉट वाटर, हॉट वाटर बाथ हुआ या मसाज हुआ, इसके से क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, इंक्रीज हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई भी मसल्स में इंक्रीज हुआ, मसल्स में लैक्टिक एसिड रखे हुए थे, वो लैक्टिक एसिड अब ऑक्सीजन की बेसिस में किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, CO2 और H2O में। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप बस रिवीजन करवा दो, बेटा रिवीजन का मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए, आप 3 में से 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको अभी काम आए और आगे भी काम आए, ठीक है। अभी 6, 7, 8 है, कोई अभी आप इतना प्रेशर नहीं है कि मतलब आपको कमाने जाना है, बस समझ के पढ़ाई करो, ठीक है, और समझ के पढ़ाई करोगे तो मे भी आप डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बनने के बाद मे भी आप एक ऑपरेशन का 10 से 15 लाख भी कमाओ, पता है ना डॉक्टर्स एक ऑपरेशन का 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, ठीक है। अरे 2.5 से 3 लाख के नीचे का तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता है, गिरी से गिरी हालत में आज के टाइम में तो फिर भी मैं बहुत कम बोल दिया हूँ। और एक हार्ट की सर्जरी कोई करवाने जाएगा 15 लाख, लो निकालो, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स की कमाई है और जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है, मतलब इस लाइन में रिस्पेक्ट और मनी दोनों है, और खूब है, खूब रिस्पेक्ट, खूब मनी, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई करते रहिए, बस समझ के पढ़ाई करिए तो आपको सब चीजें इजी लगेंगी। और कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे लास्ट में जो अबाउट सेक्शन रहता है वहां पर मेरा नेम और नंबर है, नेम तो आपको पता होगा अनुराग सिंह, ठीक है, अनुराग सर, लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में मेरी आईडी है अनुराग सिंह कुशवाहा। और प्लीज थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, प्लीज इसको ग्रोथ करवाइए, ठीक है। सो प्लीज गो ऑन और इसको नोट्स कंप्लीट करिए, ठीक है। अपन मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि होगा हमारा ब्रीथिंग, सो प्लीज नोट इट डाउन।